कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी का पिछला भाग सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भाग का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। सुमन कमरे में पहुंची तो देखा कि रोहित सो चुके थे। रात अधिक हो चुकी थी। सुमन को सब काम निपटाकर लौटने में देर हो गई थी। उनका शांत मुख देख मेरे हृदय में एक विचित्र सी कोमलता जाग उठी। मैं चुपचाप पास गई, उनके सिरहाने बैठी, पर हिम्मत ना हुई कि उन्हें जगाऊं। मेरे मन में चाहत थी कि वह जागे और मैं उन्हें वह उपहार दूं, पर यह उचित नहीं था। उन्होंने दिन भर थकान भरी दिनचर्या बिताई होगी। मैंने गहरी सांस ली। आज भी मैं उन्हें उपहार नहीं दे पाई। मैंने अपने भारी जेवर उतारे और उन्हें अलमारी में रखा, यह सोचकर सो गई कि कल सुबह उठते ही उन्हें दूंगी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सूरज की हल्की रोशनी कमरे में प्रवेश कर रही थी। मैं उठ बैठी, पर वे अभी सो रहे थे। मैंने हल्की मुस्कान से उन्हें देखा और मन में विचार आया, क्या मुझे उन्हें जगा देना चाहिए? नहीं, यह उचित नहीं होगा। मैंने स्नान किया, मंदिर में जाकर पूजा की और जब लौटी तो देखा वे बिस्तर पर नहीं थे, शायद स्नान के लिए जा चुके थे। मैं रसोई में चली गई। वहाँ दादी सास ने बताया, हमें बड़ी ताई जी ने खाने का निमंत्रण दिया है। यह हमारी परंपरा है कि नवविवाहित जोड़े को करीबी रिश्तेदार खाने पर बुलाते हैं। यह एक विशेष अवसर होता है जहां नए रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाया जाता है। उन्होंने मुझे जल्दी तैयार होने को कहा। मैंने सिर झुकाकर जी कहा और मैं वापस अपने कमरे में चली गई। वे भी तैयार हो रहे थे। मैं कुछ पल चुपचाप खड़ी रही, पर मन में विचार चल रहे थे। यह अवसर मेरे लिए अनमोल था। मैंने अपनी अटैची खोली, उसमें से उपहार निकाला। यह कोई महंगी चीज नहीं थी, पर इसमें मेरा प्रेम समाया हुआ था। मैंने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, यह आपके लिए छोटा सा उपहार है। तैयार होते हुए वे अचानक रुक गए और मेरी ओर देखा। फिर उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, मेरे लिए? मैंने सिर झुका लिया। हाँ। उन्होंने पैकेट खोला। अंदर एक सुंदर राधा कृष्ण की मूर्ति थी। इन्होंने उसे पलट उलट कर देखा, फिर मुस्कुराए, यह तुमने मेरे लिए खरीदा? उनके स्वर में जो आश्चर्य था उसने मेरी घबराहट और बढ़ा दी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह आश्चर्य था या प्रसन्नता। बोले, ये सबसे महत्वपूर्ण तोहफा है, मेरे लिए बहुत अनमोल है। उनका उपहार की तारीफ बहुत बड़ी प्रशंसा थी। उनकी आंखों में जो संतोष और स्नेह था उसने मेरी सारी शंकाओं को मिटा दिया। इसमें मेरी भावनाएं समाई थी। उनके इस स्वीकार में जो प्रेम था वह मेरे लिए किसी बहुमूल्य रत्न से कम नहीं था। उन्होंने मेरी ओर देखा, और तुम सोच रही थी कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा? मैंने धीरे से सिर हिलाया। वो हंस पड़े। उनके इन बातों ने मुझे अंदर तक छू लिया। मैं निशब्द थी, पर मेरे हृदय में प्रसन्नता का संचार हो रहा था। यह उनका स्नेह था जिसे मैंने पहली बार इतनी स्पष्टता से अनुभव किया। फिर उन्होंने मुझसे कहा, अब जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं तो ताई जी नाराज हो जाएगी। मैंने झेप कर सिर झुका लिया और अपने वस्त्र निकालने लगी। मन अब हल्का था, संतोषपूर्ण था। मैं जान गई थी कि संबंधों में मूल्य का नहीं, भावना का स्थान अधिक होता है। और यह छोटा सा उपहार हमारे नवनिर्मित रिश्तों को और प्रगाढ़ बना गया था। ताई जी के यहाँ भोजन का निमंत्रण था। घर से कुछ दूर उनका पक्का मकान था। चारों ओर आम के पेड़ थे। आंगन में तुलसी का चौरा था और भीतर चौखट के पास सफेद रंग से लिखी गई गणेश वंदना। काकी ने जब मुझे देखा तो ऐसे लपक कर गले लगाया जैसे बरसों बाद कोई खोया बच्चा मिला हो। उन्होंने आकर मेरे माथे पर चुंबन किया और बोली, बहू रानी, तुम्हारे आने से तो हमारे आंगन की शोभा बढ़ गई। यह मुस्कुराए। पहली बार मैंने देखा ये अपने परिवार के बीच सहज है। भोजन के समय उनकी बहू ने थाली लगाई। ताई जी ने जबरन हमें और भी बहुत कुछ परोसा, मखाने की खीर, कचौरियाँ और पुदीने की चटनी। मैं झिझकते हुए खा रही थी, पर ताई जी की बातों में आत्मीयता की मिठास थी।
हम दोनों दोपहर तक घर लौट आए थे। दिन भर की भाग दौड़ और स्नेह भरी मुलाकात के बाद घर की शांति अब सुखद लग रही थी। थकावट के चलते मैं कुछ पल सुस्ताने लगी। उन्होंने कहा उन्हें किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। मैंने सहमति में सिर हिला दिया और कुछ देर आराम करने के बाद रसोई में जाकर सासू माँ की सहायता करने लगी। लगभग 2 घंटे बाद वो लौटे। उनके चेहरे पर थोड़ी थकान थी, पर आंखों में कुछ कहने की उत्सुकता भी छुपी थी। मुझे देखते ही बोले, रात को डिनर पार्टी में चलना है, तैयार रहना। मैंने उनकी ओर देखा, फिर आश्चर्य से पूछा, फिर से कहाँ जाना है? मन असमंजस में था। एक और आयोजन। तभी ननद कमरे में आते हुए बोली, भाभी, यह पार्टी रोहित भैया की बचपन की दोस्त आस्था के यहाँ है। मैं उस क्षण स्थिर हो गई, जैसे ठहरे हुए पानी में किसी ने कंकर फेंका हो। मेरे मन में हलचल सी हुई। आस्था, हाँ भाभी, दोनों साथ में स्कूल में पढ़ते थे और आज उन्होंने अपने नए घर में गृह प्रवेश की पूजा रखी थी। इस उपलक्ष्य में रात में डिनर पार्टी है। फिर थोड़ा रुककर बोली, अब तक उनकी शादी नहीं हो सकी बेचारी, लेकिन घर बहुत सुंदर बनवाया है। भैया को तो जाना ही है। मैं दादी के साथ सुबह पूजा में गई थी। जब आप और भैया डिनर पर चले जाना, माँ ने कहा है। आप जल्दी तैयार हो जाए, रसोई का काम मैं और माँ देख लेंगे। मेरे जैसे कुछ और सुना ही ना हो। आस्था, यह एक नाम जो मेरे जीवन में अनजाने ही प्रवेश कर रहा था। उनकी एक पुरानी दोस्त जो उनके अतीत का हिस्सा थी, किंतु आज के आयोजन में हमारे वर्तमान जीवन में एक निमंत्रण पत्र रूप बनकर आई है। मैं कुछ क्षण के लिए स्थिर हो गई थी, फिर अपनी दृष्टि उनकी ओर उठाई। वे तैयार हो रहे थे। उनकी आंखों में कोई संकोच या दुराव नहीं दिख रहा था, बल्कि उनका सहजता से मुझसे आग्रह था कि मैं उनके साथ चलूं। मैंने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। वे तैयार हो चुके थे और कमरे से बाहर चले गए। मैं कुछ क्षण तक उस द्वार को देखती रही जो अभी उनके पीछे बंद हुआ था। ननंद भी अब कमरे में थी। मैं ननंद से पूछना चाहती थी, क्या वह बहुत सुंदर है, पर कैसे पूछती, किंतु मैंने हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया। उसने कहा, हाँ वह तो है। हंसी उसके चेहरे पर खेल रही थी, जैसे उसने मेरे मन की था पा ली हो। यह सुनते ही मेरे मन में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैं मुस्कुराने का प्रयास कर रही थी, पर भीतर कुछ काँप रहा था। उसने मुझे चिढ़ाया, यू आर जेलस ना भाभी, और खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह मुझे ठिठोली कर रही थी, यह बात स्पष्ट थी, लेकिन उसकी हंसी में कहीं एक सच्चाई की किरण दिखाई दे रही थी जो मेरे हृदय को चुभ गई। मैंने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाया और कहा, मारूंगी तुझे, और हाथ उठाया तो वह शरारती बच्चों की तरह भाग गई। ना चाहते हुए भी मेरे मन में यह विचार आया, मुझे उससे सुंदर लगना है। मैंने अपनी सबसे सुंदर साड़ी निकाल ली, वह साड़ी जिसे मैंने किसी विशेष अवसर के लिए संभाल कर रखी थी। शायद यह अब वही अवसर था। वहां पहुंचते ही मेरी दृष्टि सबसे पहले फूलों की सजी तोरण, रंग बिरंगी रोशनियों की आभा और मंद सुगंधित धूप की महक एक धार्मिक वातावरण का एहसास करा रही थी। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे भीतर ले चले। मैं सकुचाते हुए उनके साथ चल रही थी। उन्होंने पहली बार मेरा हाथ इस तरह से पकड़ा था जिसमें अपनेपन का एहसास हुआ। मेरे लिए वहाँ सभी अनजाने चेहरे थे। तभी उन्होंने एक और इशारा करते हुए कहा, आओ तुम्हें आस्था से मिलवाता हूँ। मैंने दृष्टि उठाई और सामने वह खड़ी थी। आस्था, वह नाम जो अब तक केवल सुना था, अब प्रत्यक्ष सामने था। जैसे कोई चित्र अचानक सजीव हो गया। वह गुलाबी रंग की सिल्क की साड़ी में थी, जिसके किनारों पर चांदी की महीन कढ़ाई थी। माथे पर हल्का सा टीका, कानों में मोती के झुमके
और उसके बाल गर्दन तक छोटे छोटे कटे हुए थे। रोहित ने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा, फिर आस्था से कहा, अब यही मेरी ड्रीम गर्ल है। उनके स्वर में गर्व था, एक अधिकार की भावना थी। आस्था की आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य की हल्की सी झलक थी। फिर वह मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान में स्नेह था और रोहित से उसमें एक नपी तुली दूरी भी थी। मैंने नम्रता से नमस्कार किया और उसने भी सिर झुकाया, पर उस क्षण भी मेरे भीतर की स्त्री वह मौन नहीं थी। मैं उसकी हर दृष्टि को पढ़ रही थी, हर मुस्कान को तोल रही थी। मैंने स्वयं को संयत रखते हुए कहा, आपका घर बहुत सुंदर है। वह बोली, शुक्रिया, यह तो बस एक सपना था जो अब जाकर पूरा हुआ है। मैंने देखा उसके नेत्रों में एक चमक थी, वह चमक जो केवल उस स्त्री की आंखों में होती है जिसने जीवन में कुछ खोया भी है और कुछ अर्जित भी। रोहित ने आते समय रास्ते में बताया था, उसकी माँ ने उसे अकेले पाला है। उसके पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी और आस्था स्वयं एक नर्स है। उसके सौंदर्य में कोई बनावट नहीं थी। वह कृत्रिम श्रृंगार से अधिक आत्मविश्वास से सजी हुई स्त्री लग रही थी। उसकी चाल में, उसकी मुस्कान में, उसके स्वर में एक ऐसी स्वाभाविकता थी जो किसी को आकर्षित किए बिना नहीं रहती। उस समय उस सौंदर्य के सामने मैं खड़ी थी, अपनी सबसे सुंदर साड़ी में, सबसे सजग मुस्कान के साथ। मेरे भीतर की स्त्री ने जैसे एक युद्ध लड़ा था, चुपचाप, भीतर ही भीतर। उन्होंने मेरी तरफ देखा जैसे मेरी उपस्थिति को पुष्ट कर रहे हैं, और मैं उनकी आंखों में वह आदर जो एक जीवन संगनी के लिए होता है, उस एक दृष्टि में मैं मेरे सारे उत्तर ढूंढ रही थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा जैसे मेरी उपस्थिति को पुष्ट कर रहे हैं, और मैं उनकी आंखों में वह आदर जो एक जीवन संगली के लिए होता है, उस एक दृष्टि में मैं मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रही थी। रोहित अन्य मेहमानों से मिलने में व्यस्त हो गए थे। मैं एक कोने में खड़ी अपनी उपस्थिति को सजग बनाए चुपचाप सब देख रही थी। वह वातावरण जहाँ सभी सजी धजी स्त्रियाँ थीं, पुरुष अपनी बातचीत में तल्लीन थे और बच्चे मिठाइयों की थाली के चारों ओर मंडरा रहे थे, वहाँ मैं एक ऐसी स्त्री थी जो बाहर से हंस रही थी, पर भीतर कुछ टूटने और जुड़ने का क्रम चल रहा था। आस्था बीच बीच में मेहमानों का हाल पूछती, बच्चों को गोदी में उठाती, वृद्ध स्त्रियों के पांव छूती और अपने घर की प्रशंसा पर संकोच से मुस्कुराती। उसमें एक ऐसा आत्मसंयम था जो स्वाभाविक जान पड़ता था। वह कहीं भी अपनी प्रशंसा में आकुल नहीं थी, ना किसी से अधिक निकट, ना अधिक दूर। मैंने देखा एक क्षण को उसकी दृष्टि रोहित पर गई। ना उसमें कोई पुराना आकर्षण था, ना कोई रूखापन, बस जैसे दो पुरानी पुस्तकों के बीच एक शेल्फ रखा हो। उसने मुझसे पूछा, आपको प्रसाद मिल गया? मैंने संक्षिप्त उत्तर दिया, हाँ। वह मुस्कुरा कर बोली, आपको साथ देकर अच्छा लगा, बहुत संयत स्त्री लगती है आप। यह वाक्य उसके मुख से निकला तो मेरे मन के अंतपुर में जैसे कोई दीपक जल उठा। यह स्त्री जिसे मैं एक प्रतिद्वंदी मान बैठी थी, वह मुझे मेरे स्वरूप में स्वीकार कर रही थी। मेरे मन का द्वंद्व एक क्षण को रुका, पर यह केवल विराम था, पूर्ण विराम नहीं। क्योंकि एक स्त्री का मन तर्क से नहीं, अनुभव से चलता है, और अनुभव कहता था जो बीता है वह कभी पूरी तरह नहीं बीतता। पार्टी अब लगभग समाप्ति की ओर थी। रोहित मेरे पास आए और बोले, चलिए अब निकलते हैं। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उनके साथ चल दी।
जाते जाते आस्था फिर से मिली, उसने हाथ जोड़कर विदा ली। मैंने भी उसकी ओर देखा, उस दृष्टि से जिसने अब स्पर्धा नहीं थी, केवल स्वीकृति थी। जैसे जैसे एक नारी ने दूसरी नारी को समझ लिया था। रात के समय जब हम घर लौटे तब सन्नाटा भी साथ आया था। कमरे की दीवारें जैसे सब देख सुन रही थी पर मौन थी। रोहित ने मुझसे पूछा, तुम चुप क्यों हो? मैंने उत्तर दिया, कुछ नहीं, आस्था बहुत सुंदर है और उसका घर भी। एक दिन शायद मैं भी वैसा ही घर बनाना चाहूंगी। उन्होंने मेरी ओर देखा, कुछ क्षण तक देखते रहे, फिर बोले, तुम्हारा सपना मेरा भी सपना है, पर तुम जैसी हो वैसी ही सबसे सुंदर लगती हो। मैं मुस्कुराई। इस बार यह प्रयास नहीं था, यह मुस्कान भीतर से आई थी। और अब पहली बार लगा, स्त्री की सुंदरता उसकी साड़ी में नहीं, उसकी स्थिरता में है, उसकी सजावट में नहीं, उसकी सहनशीलता में है। और प्रेम प्रेम किसी के चेहरे में नहीं, दृष्टि में होता है। उस दृष्टि में जो कहती नहीं पर बहुत कुछ बता जाती है। चारों ओर सन्नाटा था। खिड़की से चांद झांक रहा था। वहां से हल्की ठंडक लिए हवा की हल्की सनसनाहट इस सन्नाटे को तोड़ रही थी, जैसे कह रही हो, अब जागना व्यर्थ है, जीवन की अगली भोर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मन में बड़ी हलचल थी। विवाह के बाद यह पहला अवसर था जब मुझे मायके जाना था। पग फेरे की रस्म के लिए मायके से बड़े भाई आए थे। वे बैठक में ही बैठे थे। जब सासू माँ ने रसोई में आकर मुझे चाय बनाने को कहा तब मुझे पता चला। मैं जल्दी से चाय बनाने लगी। भाई ने मेरा हालचाल पूछा और रोहित और पापा जी से बातें करने लगे। मैं रसोई में उनके भोजन की तैयारी में सासू माँ की मदद करने लगी। रात आंगन में पूरे परिवार की बैठक लगी तो हंसी मजाक के बीच दादी सास अपने जमाने की बातें बताने लगी। मैं चुपचाप अपने कमरे में बैठी साड़ी के पल्लू को अपनी उंगलियों में उलझा रही थी। आज का दिन तो साधारण था पर मन में हलचल थी। विवाह के बाद यह पहला अवसर था जब मुझे मायके जाना था पग फेरे की रस्म के लिए। पर इस बार यह जाना कुछ अलग था। पहले बेटी बनकर अधिकार से रहती थी और आज किसी की बहू बनकर जाना था, किसी की पत्नी बनकर जाना था। पहले माँ की घर की दीवारें मेरी सहेली थी और अब मैंने उठकर सिर पर पल्ला रखा और धीरे से रसोई की ओर बढ़ गई। वहाँ मम्मी जी पहले ही चाय बना रही थी। तुम तैयार हो जाना बहू, उन्होंने कहा, तुम्हें आज ही निकलना है। हमने सब सामान बांध दिया है, थोड़ी मिठाई भी रख दी है। सास के घर से खाली हाथ नहीं छोड़ा जाता। मैंने हाँ में सिर हिलाया और भीतर चली आई। अलमारी खोली और वही साड़ी निकाली जो माँ ने विदा के समय दी थी। सुनहरी किनारी वाली पीली साड़ी जिसे देखकर माँ की आंखें भर आई थी। आज वही पहनकर माँ के घर लौटना था। जैसे जैसे साख से कोई गिरी हुई पत्ती फिर से अपनी साख को छूने जा रही हो। तैयार होकर मैं नीचे आई तो वो बैठक में अखबार देख रहे थे। उन्होंने नज़र उठाकर मुझे देखा और हल्के से मुस्कुराए, पर बोले कुछ नहीं। पर उस दृष्टि में एक स्वीकृति थी और लगा जैसे वो कहेंगे कि तुम्हारी बहुत याद आएगी, पर अभी जाओ, वहाँ भी सब तुम्हें याद करते होंगे। पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में भैया भी आए। उनका चेहरा वैसा ही था जैसा मैंने बचपन में देखा था, बस अब उसमें कुछ चिंताएं की रेखाएं थी और कुछ जिम्मेदारियों का बोझ। उन्होंने हंसकर कहा, चल बहना, माँ सुबह से राह देख रही है। मैंने अटैची उठाई, मम्मी जी के पांव छुए, दादी सास के भी पैर छुए, ससुर जी के भी पैर छुए और जैसे ही निकलने को हुई वो मेरे पास आए। भाई गाड़ी में सामान रख रहे थे और पूरा परिवार मुझे विदा करने के लिए एकत्र था। पास आकर कुछ क्षण वो यूं ही खड़े रहे, मानो शब्दों की आवश्यकता ढूंढ रहे हो। फिर धीरे से कहा,
अपना ध्यान रखना। माँ पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। और हाँ, वहाँ जाकर रोना मत, सब सोचेंगे हमने कुछ कहा होगा। मैंने उनकी ओर देखा। उस स्वर में कोई अधिकार नहीं था, ना ही कोई हुक्म, बस एक सीधा सा अनुरोध था। मैं कुछ कहने को हुई, पर होठ थरथरा कर रह गए। मन में जो भाव थे वे शब्दों में नहीं ढल पा रहे थे। भैया ने धीरे से कहा, सुमन, देर हो रही है। मैंने सिर झुकाया और बिना पीछे देखे कदम बढ़ा दिए। वो चुप थे, पर ऐसा लगा मानो वो कुछ और भी कहना चाहते थे, पर वो कह नहीं पा रहे थे। मैं जाने के लिए मुड़ी, तभी उन्होंने जल्दी से कहा, जल्दी लौट आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। आंगन की देहरी से बाहर निकलते समय मन ने एक बार पलटकर देखने को कहा, पर पांव जैसे बंद गए हो। यह वही घर था जहां कुछ दिन पहले मैं पराई थी, अब वहां से लौटने का वादा लिए जा रही थी। यह घर जो अब मेरा था, पर जिसमें मैं अभी भी अपने आप को पूरी तरह से नहीं बसा पाई थी। उसकी देहरी लांघते समय कुछ छूट गया था। शायद मेरी बचपन की निश्चल मुस्कान, शायद वह निश्चिंतता जो एक बेटी अपने मायके में महसूस करती है। गाड़ी चली, रास्ते भर मैं खिड़की से बाहर देखती रही। गांव की कच्ची सड़कों पर धूल उड़ रही थी, खेतों में गेहूं की बालियां हिल रही थी और कहीं कहीं बच्चे दौड़ते हुए पतंगे उड़ा रहे थे। यह सब परिचित था, पर आज एक अजीब सी दूरी महसूस हो रही थी, उस अजनबी से जिसके साथ मैं 7 फेरों में बंधकर चली आई थी। भैया कभी कभी कुछ पूछते, पर मैं हाँ ना में जवाब देती। मेरा मन किसी और ही कोने में भटक रहा था। यह वही रास्ता था जिससे मैं डोली में विदा होकर आई थी, पर सबकी आंखें नम थी और अब मैं खुद को संभालने में लगी थी। गाड़ी जब घर के आंगन में पहुंची, माँ दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में वह इंतजार था जो किसी मंदिर की घंटियों से भी अधिक श्रद्धा से भरा होता है। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। आ गई बिटिया, माँ की बाहों में जैसे पूरी धरती की गोद। मैं उनसे लिपट गई और आंसू का एक बूंद आंसू मेरे गाल पर गिरा। यही मेरी नहीं, माँ की आंखों से था। यह स्नेह था जो मानो बरसों से थामा हुआ था। घर वही था, दीवारें वही थी, माँ का आंचल भी वही, पर अब मैं वही नहीं रही थी। भैया ने सामान भीतर रख दिया। मैं भीतर आने को हुई, पर माँ ने देहरी पर ही रोक दिया। उन्होंने मेरे सर से पानी उतारा और मेरे पाँव धोए, वही पाँव जो बचपन में खेल की गलियों की धूल से भरे रहते थे। आज उनके लिए थाल सजी थी। आंखें भर आई, पर मुझे रोना नहीं था। उन्होंने कहा था। माँ ने मेरी थाली लगवाई, वही आलू के पराठे, वही ताज़ा माखन और दही। इन स्वादों में माँ की ममता थी, पर मुझ में एक जिम्मेदार नारी की समझ जुड़ गई थी। मैं माँ को भी साथ खाने को कहा, पर वो मुझे खिलाना चाहती थी। मैं खाने लगी और माँ मेरे बालों में उंगलियां फिराने लगी। मेरी तो जैसे सारी थकान एक स्पर्श से दूर हो गई। रात को माँ ने पास में सुलाया और पूछा, कैसा है ससुराल और रोहित कैसी है? मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अच्छे हैं, बहुत समझदारी से पेश आते हैं। माँ ने मेरी पीठ पर हाथ रखा, बेटी, विवाह में सबसे जरूरी है एक दूसरे को समझना, बाकी सब तो समय के साथ संभल जाता है। मैं चुप रही। बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर मैं चुप्पी में थी। माँ ने कहा भी, मेरी बातूनी गुड़िया, आज चुप क्यों है? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो समझ गई। सफ़र की थकावट है, माँ ऐसी ही होती है। कुछ दिन माँ के घर पर रहने के बाद पग फेर की रस्म पूरी हुई। वे मुझे लेने आए थे। पूरे परिवार ने उनका स्वागत किया और मेरी छोटी बहनें तो जीजा जी कहते नहीं थकती थी। सबने मिलकर उनकी खूब आवभगत की। माँ ने मुझे चूड़ी पहनाई और छोटे भाई ने हंसते हुए कहा, अब हमारी बहन पराई हो गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भैया, बहन बेटियाँ कभी पराई नहीं होती, बस उसकी भूमिकाएं बदल जाती है।
वापसी की तैयारी हुई। माँ ने खाने का डिब्बा दिया और चुपचाप झोली में कुछ रख दिया। मेरी प्रिय किताबें, बचपन की गुड़िया और 2 पुरानी चिट्ठियाँ भी पकड़ा दी जो मैंने कभी पापा को लिखी थी। संभाल कर रखना, उन्होंने कहा, ये तुम्हारे बचपन की पहचान है। गाड़ी वापस चली तो मैं खिड़की से बाहर देखती रही। वही रास्ता था, वही धूल, वही खेत पर इस बार मैं बेटी के साथ साथ पत्नी भी थी, बहू भी थी और शायद कल किसी की माँ भी बनूंगी। सच में यह महसूस कर जैसे मन में एक खुशी की लहर सी दौड़ गई थी। मैंने एक चिट्ठी खोली। माँ ने लिखा था, बेटी ससुराल में केवल तुम नहीं, तुम्हारा हृदय भी जाना चाहिए। वहाँ जाकर सबको समझना, लेकिन स्वयं को खोना मत। प्रेम देना पर स्वाभिमान भी बनाए रखना। तुम्हारा मायका हमेशा यही रहेगा, बस एक पुकार की दूरी पर। मैंने चिट्ठी सीने से लगा ली और खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुरा दी, क्योंकि अब मैं जानती थी 2 घरों के बीच का पुल एक स्त्री का धैर्य और उसका प्रेम है। उन्होंने मेरी ओर देखा और कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कह डाला। मैंने धीमी स्वर में कहा, मैं आ गई। उन्होंने कहा, पता है, तुम्हारे बिना घर जरा ज़्यादा सूना लग रहा था। मैं मुस्कुराई, क्योंकि अब मैं जान चुकी थी प्रेम किसी शब्द में नहीं होता, वह तो उन चुप क्षणों में बसता है जहाँ 2 जीवन एक लय में सांस लेते हैं। सासू माँ पड़ोस में ही एक फंक्शन में गई थी। सारा काम मेरे ऊपर था। बहुत घबरा रही थी, कैसे सब होगा। ननंद से भी मदद नहीं ले सकती थी, उसकी परीक्षाएं चल रही थी। उस दिन शाम में रसोई में भोजन की तैयारी में लगी थी। शाम ढलने लगी थी, आकाश पर केसरिया रंग बिखर गया था और रसोई में मैं गैस के चूल्हे के आगे पसीना पसीना हो रही थी। यह चूल्हे की आग से अधिक घबराहट में था। पहली बार रसोई की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। मम्मी जी ने जाते जाते कहा था, देखो बहू, मेहमान ज़्यादा हो सकते हैं, सबके खाने का ठीक से इंतजाम कर लेना, मैं देर से लौटूंगी। मैंने घड़ी देखी, 5 बज चुके थे। मैं सब्जी बना रही थी और आटे में हाथ सने थे। इतने में दरवाजे पर किसी के खकारने की आवाज़ आई। देखा तो बुआ जी आ पहुंची थी। उनके साथ 4 और औरतें थीं। गांव की चचेरी ममेरी फुपेरी रिश्तेदार थी, जिनका आना तय नहीं था, पर रस्मों में आना अनिवार्य होता है। अरे बहू, जल्दी से पानी तो लाओ, बुआ जी ने भीतर आते ही कहा। मैंने पसीना पोंछते हुए हाँ कहा और जल्दी से जग में ठंडा पानी भरने लगी। आंखों की कनखियों से देखा, सब बैठने लगी थी और एक दूजे से धीरे धीरे कुछ फुसफुसाकर बातें भी कर रही थी। नई बहू है, देखो जरा कैसे संभालती है, एक ने धीमे से कहा और मुस्कुराई, पर इतना भी नहीं कि मेरे कानों तक ना पहुँचे। मन हल्का सा कांपा, पर अपने आप को संभाल लिया। यह घर अब मेरा है, यह रसोई मेरी जिम्मेदारी है, अब घबराना नहीं। माँ की चिट्ठी जैसे मन के भीतर से फुसफुसाई, प्रेम सबको देना, पर स्वाभिमान बनाए रखना। मैंने सारा काम तेजी से करने की ठानी। सब्जियों की कटाई हो चुकी थी, मसाले तैयार थे, पकोड़े बनाने की सोची, क्योंकि बाहर हल्की फुहार भी शुरू हो गई थी। तेल कढ़ाई में गर्म हो चुका था। तभी पीछे से आवाज आई, बहू, अचार तो साथ में रखना, और हाँ, मिर्ची जरा कम रखना, हमारी तबीयत नाजुक है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी बुआ जी, अभी निकालती हूँ, मिर्ची कम ही डाली है, लेकिन अगर ज़्यादा लगे तो दही रख दूंगी साथ में। बुआ जी ने थोड़ा मुस्कुराकर मेरी ओर देखा। शायद यह पहला मौन अनुमोदन था। पकोड़े तलते हुए जब मैंने उन्हें परोसा तो सबकी आंखों में हल्की सी संतुष्टि दिखी। किसी ने कहा, बहू, हाथ में स्वाद है तुम्हारे। मन का डर थोड़ा थोड़ा छटने लगा था।
जैसे रसोई का धुआं खिड़की से बाहर उड़ जाता है। तभी पीछे से आवाज आई, कुछ मदद कर दूं बहू। मैंने पलट कर देखा, रोहित खड़े थे मुस्कुराते हुए। हाथ में एक गिलास था और बालों में हल्की सी बूंदें शायद बारिश से भीग कर आए थे। मैं हड़बड़ा गई, अरे आप यहाँ क्यों आए रसोई में, कोई देख लेगा तो। उन्होंने धीरे से कहा, देखने दो, मेरे लिए मेरी पत्नी सबसे बड़ी है और जब वो इतना कुछ अकेले संभाल रही है तो क्या मैं उसका काम में हाथ नहीं बटा सकता। उस पल मेरे भीतर कुछ पिघला। मैं कुछ कह नहीं सकी, बस नजरें नीची कर ली और एक चम्मच उनकी ओर बढ़ा दी। तो जरा नमक चख के बताइए, ठीक डाला है या नहीं। वो हंसे, जी हुकुम, और चम्मच लेकर चखा, बिल्कुल वैसा जैसे माँ बनाती है। मैंने भी हंस दिया। वो मुस्कुराते हुए बाहर चले गए। अचानक तेल के चटकने की आवाज आई तो मेरा ध्यान भंग हुआ। मैं इधर उधर देखा, रोहित कहीं नहीं थे। धत, मैंने अपने माथे पर हल्का सा हाथ मारा तो ये ख्वाब था। जागते हुए भी मैं मुस्कुरा उठी और जल्दी काम में लग गई। भोजन बन चुका था और थोड़ी देर बाद माँ जी भी आ गई और रोहित और पापा जी भी आ गए। ननंद रसोई में मेरे साथ हाथ बटाने लगी। रात का खाना सबने मिलकर खाया। किसी ने कुछ नहीं कहा पर चुपचाप थाली साफ कर दी। यही सबसे बड़ा सम्मान था एक बहू के लिए। रात को जब सब सो गए और मैं रसोई समेट रही थी, माँ की फिर याद आई। जब मैं मायके गई थी तब माँ से मैंने मटर पनीर, मसाले वाली भिंडी, आलू गोभी और दाल तथा कड़ी पकोड़े बनाना सीख लिया था। मन फिर भी घबरा रहा था, किंतु माँ ने कहा था, बेटी घबराना नहीं, बस स्वयं पर विश्वास रखना। मैंने थके हाथों से चूड़ियाँ उतारी, आंचल से पसीना पोंछा और एक गिलास पानी लेकर आंगन में बैठ गई। आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। वही दरवाजे से रोहित ने पूछा, सोई नहीं अब तक। मैंने सिर हिलाया, बस अभी आती हूँ। वो बोले, आज बहुत अच्छा खाना बनाया, सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। माँ भी कह रही थी, बहू तो अब घर की रसोई में पूरी तरह से रच बस गई है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं बस कोशिश करती हूँ कि सबको खुश रख सकूँ। रोहित ने धीरे से कहा, खुश तो मैं सबसे ज़्यादा हूँ, क्योंकि तुमने न सिर्फ इस घर को अपनाया है बल्कि मुझे भी। मैंने नज़रों से नज़रें मिलाई। कुछ देर हम दोनों चुप बैठे रहे। हवा चल रही थी और उस चुप्पी में दो दिलों के बीच कोई डोर मजबूत होती जा रही थी। रसोई की पहली परीक्षा पार हो चुकी थी। अब यह घर सच में मेरा लगने लगा था। जैसे रसोई की खुशबू से लेकर रिश्तों की मिठास तक सब मेरी अपनी थी। अगली सुबह मैंने मंदिर में पूजा की और ईश्वर को प्रणाम किया। देखा आंगन में उनकी धुली शर्ट टंगी हुई थी। रात उठाना भूल गई थी। उसे रस्सी से उतारा और उनका ध्यान कर कमरे में गई। बिस्तर पर उनका सूटकेस खुला पड़ा था और उसमें करीने से तय किए हुए कपड़े, सेविंग किट और उनकी डायरी रखी थी। मेरी चूड़ियों की खनक सुनकर उन्होंने गर्दन घुमाकर देखा और फिर मेरे हाथ में वह शर्ट देख बोले, अरे मैं इसे कब से ढूंढ रहा था। उन्होंने वह शर्ट मेरे हाथों से ले ली और उस पर प्रेस करने लगे। मैंने कहा, कहीं जा रही है? उन्होंने गर्दन घुमाकर देखा और जैसे झिझकते हुए बोले, हाँ, छुट्टियां खत्म हो गई है, नौकरी है, जाना तो पड़ेगा। मैं चुप हो गई। मन ने कहा, अभी अभी 2 दिन पहले ही तो मैं लौटी हूँ। मन में रसोई की महक और घर का अपनापन और उनके साथ कुछ सांझे साझा करने की इच्छा जगी थी। और अब अपना सामान बांध रहे हैं, वो जा रहे हैं अकेले मुझे छोड़कर। मैंने अपनी हथेलियां आपस में भींच ली। नजरें झुक गई, होठ सूख गए। मन में कई प्रश्न उठे और कई शिकायतें भी, परंतु मैं चुपचाप खड़ी रही। कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाई।
वे कमीज पर प्रेस करते रहे जैसे किसी और ही दुनिया में खोए हुए हो। मेरी चूड़ियों की खनक तो जैसे रुक ही गई, अजीब सी बेचैनी पसरी हुई थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने प्रेस बंद किया और कपड़े तय करके रखे। पलट कर देखा तो उन्होंने मुझे चुप खड़ा पाया। मुझे महसूस हुआ कि मुझे इस तरह खड़ा देख अब वह भी बेचैन हो उठे हैं और बोले, तुम ऐसे चुप क्यों हो, कुछ कहना है? मेरी तो जबान पर आए शब्द जैसे भीतर ही रुक गए थे। मैं धीरे से बोली, क्या कहूँ, आप जा रहे हैं तो? उन्होंने सीधा सवाल किया, जैसे कोई सरल बात हो उनका जाना। मैंने आंखें उठाई और बोली, मतलब अभी अभी तो मैं आई हूँ और रसोई संभाली है, घर संभालने की शुरुआत की है, हमारे रिश्ते को समझने की कोशिश कर रही थी। और आप अब जा रहे हैं ऐसे ही? उन्होंने मेरी ओर देखा, फिर मुस्कुरा कर बोले, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन क्या सच में जा रहा हूँ? मैं चौंकी। मैं समझ नहीं पाई कि मुझसे पूछ रहे हैं या मुझे बता रहे हैं, और उनके कहने का मतलब समझने की कोशिश करने लगी। फिर कहा, मतलब? उन्होंने धीरे से मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और अपने पास बैठा कर बोले, मतलब यह कि तुम अकेली नहीं हो और जिस बंधन में हम साथ जीने के लिए बंधे हैं वो अब निभाने का समय है। यह नौकरी है, जिम्मेदारी है और दूरी भी है, पर हम दोनों के बीच अब समझदारी भी तो है। मेरे हाथ थरथरा रहे थे। मैंने साहस करके कहा, तो फिर मुझे क्यों नहीं ले जा रहे साथ? उनकी आंखों में उस एक क्षण के लिए कुछ डोल गया, शायद असमंजस या फिर अपराध बोध हो। फिर बोले, अभी नहीं ले जा सकता, वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, फिर नौकरी की स्थिति भी स्थिर नहीं, लेकिन वादा करता हूँ अगले 3 महीने में सब ठीक रहा तो तुम्हें लेने खुद आऊँगा। मेरे भीतर कुछ दरकने लगा, जैसे मन की दीवार में अचानक कोई दरार पड़ गई हो, पर उसे टूटने के बीच भी एक कोमल धागा बचा रहा, विश्वास का, अपनेपन का। आंखें नम थी, अभी भी जैसे उम्मीद की लो जल रही थी, लेकिन मैं बस इतना ही कह सकी, आप खत लिखोगे ना? मानो यही एक सवाल था जो मेरे टूटे धैर्य को थामे हुए था। मेरी आंखों में हजार सवाल, इस दूरी में मैं कैसे जीऊंगी, हर दिन कैसे कटेगा, आपके बिना जिंदगी कैसी लगेगी? पर जुबान पर बस यही एक सवाल आ ठहरा, जैसे उस एक वादे से बाकी सारे सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। तब उन्होंने मुस्कुरा कर मेरी ओर देखा, जैसे मेरी चिंता को पूरी तरह समझ रहे हो। फिर हल्के से सर हिलाया और एक भरोसे भरी आवाज में बोले, हाँ लिखूंगा, और तुम भी लिखना, हर छोटी बड़ी बात। वो मुझे जैसे बहलाने की कोशिश कर रहे थे। उनके शब्दों में मिठास थी, पर उनमें एक चिंता भी छुपी थी जो मैं साफ पढ़ सकती थी। पर उनके लिए मेरे दिल को हल्का करके जाना भी उतना ही जरूरी था। मैंने बेमन से मुस्कुराने की कोशिश की। होठों पर हंसी की एक हल्की सी रेखा भर खींच पाई थी, पर होठ थरथरा रहे थे, आंखों की कोरों तक आंसू आ चुके थे। यह मेरे लिए चुप और भीगे हुए लम्हे थे, मगर मैंने उन्हें बहने नहीं दिया, बस आंखें झुका ली और धीरे से सिर हिला दिया। मैंने बिना कुछ कहे शब्द स्वीकार कर लिए। मैं जाते जाते उनके दिल का बोझ हल्का कर देना चाहती थी, भले मेरा अपना मन भीगा हुआ ही क्यों ना हो। मैं जानती थी कि उनका जाना जरूरी है, पर मैं मेरे दिल का भी क्या करती। चुपचाप से रसोई में चली आई। इस वक्त वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ ठंडा चूल्हा और चुप्पी और मेरी भरी सांसें। मन का बांध अब और नहीं रोक पाई और मैं फपक फपक कर रो पड़ी। भीतर का सारा गुबार इन आंसुओं में बह निकला। सन्नाटे में मेरी सिसकियां गूंज रही थी। अभी कुछ क्षण ही बीता था, तभी अचानक माँ जी की आवाज आई, बहू। और मैं चौंक पड़ी, हड़बड़ा कर आंसू पोंछे, आंचल से सर ढका और चेहरे पर मुस्कान ओढ़ ली। जय जी माँ जी। वे भीतर आई, शायद मेरी आंखों को पढ़ नहीं पाई और बोली, रोहित दोपहर की गाड़ी से जाएगा, उसके लिए पूरी का आटा लगा देना और गोभी काट देना, रास्ता लंबा है, सुबह तक पहुंचेगा, कुछ ढंग का खा लेगा तो ठीक रहेगा। मैंने बस सिर हिला दिया। यह फिर से खुद को समेटने का वक्त था। वो चले गए दोपहर की गाड़ी से। मम्मी जी, पापा जी और मैं उन्हें गांव के दूर स्टेशन तक छोड़ने गए।
ननंद हाथ हिलाकर विदा कर रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी शरारत और भाई के जाने की उदासी भी थी। प्लेटफॉर्म पर खड़ी मैं बस उन्हें एक टक देखती रही। सूटकेस उठाए वे बार बार मुड़कर देखते हुए कुछ कहना चाहते थे। शायद मैं चाहती थी कि वे कुछ कह दे। ट्रेन ने सीट जैसे ही सीटी दी, उसी के साथ मेरे भीतर भी चुपचाप कुछ टूट गया। कुछ अनकहा अनदेखा, पर चेहरे पर मैंने मुस्कान ओढ़ ली, जो अक्सर हर स्त्री ओढ़ लेती है जब मन भीग रहा होता है। मैंने हाथ हिलाया और उन्हें जाते हुए देखती रही, जब तक उनकी आकृति धुंधली होती हुई आंखों से ओझल ना हो गई। स्टेशन से दूर लौटते हुए रास्ते में मेरा मन जैसे जैसे उन्हीं के साथ चला गया था। तभी मम्मी जी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अच्छा है रोहित अपनी नौकरी की जिम्मेदारी निभा रहा है। बहू तुम भी अब घर की बड़ी बहू हो। उनकी बातों में जैसे मेरे लिए जिम्मेदारी थी और मुझ पर भरोसा था, जैसे जैसे एक दायित्व जो वो मुझे सौंप रही थी। मैंने चुपचाप सर झुका लिया, कुछ कहा नहीं, पर मन कह रहा था, हाँ अब सचमुच ये मेरा घर है। रात कमरे में मैं अकेली थी, सारा घर नींद में डूबा था, पर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। दीवार की ओर मुंह करके चुपचाप लेटी रही, जैसे किसी के स्पर्श की, किसी के आहट की प्रतीक्षा कर रही थी। तकिए के नीचे हल्की सी उभार महसूस हुई। हाथ बढ़ाकर देखा तो उनकी छोटी सी डायरी थी, शायद गलती से छूट गई थी। एक जिज्ञासा उठी, उसमें उनकी बातें होगी, उनके दिन होंगे, उनकी खुशबू उस कागज में जैसे सांस ले रही थी, जिसके कुछ ही पन्ने लिखे गए थे। उनके सूटकेस में देखी थी, ये वह नहीं थी। मन में एक हल्की सी लहर उठी, जैसे भूल से स्पर्श हुआ। हाथ डायरी पर ठहर गए। पन्नों की खुशबू में उनका होना महसूस हो रहा था। मन किया बस खोल कर पढ़ लूं, शायद कोई पंक्ति, कोई शब्द हो जो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए लिखा हो, शायद कोई अधूरी सी बात। धीरे से कवर खोलकर उंगलियों से पहला पन्ना पलटा। आज पहली बार उसने रसोई में कुछ बनाया। दादी अक्सर कहती थी, स्वाद हाथों में नहीं दिल में होता है। उसके हाथों में दिल है। सचमुच यह बात अब समझ आई। मैं चौंक गई, मन में हलचल सी हुई, आंखें भीगने लगी। जैसे यह मेरे लिए था, सचमुच मेरे लिए, जैसे वह मेरे बेहद करीब थे, मेरी सांसों में, मेरी धड़कनों में, स्याही से सजी पन्नों में। मैंने धीरे से डायरी का दूसरा पन्ना पलटा। आज जब वह पकोड़े तल रही थी, चेहरे पर पसीना था, पर आंखों में एक जिद, सब ठीक करना है। मैं देख रहा था चुपचाप, और मन में गर्व से भर गया। सोच रहा हूँ, क्या यही है घर बसाना, जब दो अनजान लोग धीरे धीरे एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा बनने लगते हैं। पलकों में कुछ गीलापन सा उतर आया, होठ दांतों में धीरे से दब गए, जैसे मन खुशी और आंसू दोनों को समेट लेने की जद्दोजहद में था, जिसे मैं रोकती रही। पन्ना फिर से पलटा। जब उसने मुझे नमक चखवाया, मैंने कहा माँ जैसा स्वाद है। माँ की रसोई से उसकी रसोई तक के स्वाद का सफ़र बहुत छोटा पर बहुत गहरा था। क्या वह सच था, सपना नहीं? मैं समझ नहीं पाई, और रोते हुए भी हंस रही थी। मैंने अगला पन्ना खोला। कल जाना है, मन भारी है, कह नहीं पाया, पर रह जाना चाहता हूँ कुछ दिन और, सिर्फ उसके साथ चुप बैठने के लिए। वह जब बात करते करते बाल पीछे करती है ना, तो लगता है जैसे सारी दुनिया ठहर गई है। मैंने डायरी अपने सीने से लगा ली, जैसे उनके शब्द हृदय को सहला रहे थे। उन्होंने जाते समय कुछ कहा नहीं, लेकिन इन पन्नों में जैसे सब कह दिया चुपचाप से। रात पहली बार नींद आई, एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें खिड़की की झीरी से आकर कमरे में झांक रही थी। मम्मी जी रसोई में चाय बना रही थी, दादी जी आंगन में तुलसी जी की पूजा कर रही थी, और मैं मंदिर में पूजा कर उठी ही थी कि फ़ोन की रिंग बज उठी। पापा जी ने कॉल उठाया। कुछ पल बात करने के बाद मेरी ओर फ़ोन बढ़ाते हुए बोले, बहू रोहित है, तुमसे बात करना चाहता है। मैं झिझक उठी और धीरे से आगे बढ़कर रिसीवर थाम लिया। हेलो। उधर से इनकी कुछ घबराई हुई, कुछ हड़बड़ी सी आवाज़ आई।
सुनो मेरी डायरी, वह कहीं वहीं तो नहीं रह गई? उन्होंने सीधे ही पूछ लिया। मैंने होठों को हल्के से दबाया, मुस्कान रोकने की कोशिश की, पर मन शरारती हो उठा था। जवाब दिया, डायरी? कौन सी डायरी? वह झट से बोले, अरे वही जो तकिया के नीचे रखी थी, भूरे रंग की छोटी सी, तुमने देखी क्या? मैं थोड़ी देर चुप रही। हाँ देखी तो थी, पर क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या कुछ विशेष है? उधर एक सन्नाटा छा गया, जैसे उनकी सांसें थम गई हो। फिर धीरे से बोले, तुमने उसे खोला तो नहीं, पढ़ा तो नहीं, पढ़ तो नहीं लिया? अब मेरी बारी थी उन्हें छेड़ने की। मैंने हंसी दबाते हुए कहा, नहीं तो। ओह फिर ठीक है, उसे अलमारी में रख देना। मैंने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने फिर कहा, सच कहो तुमने पढ़ा तो नहीं? मैंने मुस्कुरा कर कहा, कुछ पन्ने खोले भी थे, उसमें किसी बहू की तारीफ बहुत हुई थी। एक पल को वो चुप रह गए। अब तो तुम सब कुछ जान चुकी हो, मेरी शिकायतें अब कहाँ छुपाऊं? मैंने मुस्कुरा कर धीरे से कहा, शिकायतें तो मैं ढूंढती रह गई, पर वहाँ तो बस प्यार ही मिला। तो फिर डायरी अब तुम्हारी हुई, उसमें अब तुम लिखना, तुम्हारे दिन, तुम्हारी बातें, कभी कभी मेरी याद भी। मैंने सिर हिलाया। अच्छा अब मैं फ़ोन रखता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। मैंने फ़ोन का रिसीवर सीने से लगा लिया। ये सुबह अलग थी, जैसे जैसे दूरी में भी निकटता। फ़ोन रखकर मैं रसोई की ओर बढ़ गई। सुबह की हल्की धूप अब तेज हो चली थी। उनके बिना घर कुछ खाली सा लगने लगा था। रसोई वही थी, बर्तन वही थे, भिगोने से उठती भाप भी वैसी ही थी, पर उनके बिना खाने में स्वाद नहीं लगता था। घर के हर हिस्से में उनकी उपस्थिति का एहसास होता, पर रातें सबसे कठिन थी। तकिए के पास अब उनकी जगह खाली रहती थी। कभी अचानक करवट लेती तो लगता शायद अब भी उनकी बाह मेरे सिर के नीचे आ जाएगी, लेकिन सच्चाई ठंडी हवा की तरह मन को चीर जाती। देर रात तक जागती रही। उनकी डायरी अब सिरहाने रखी रहती है, जैसे वो ही मेरे साथ हो। कई बार तो पन्नों को यूं ही पलटती जाती, जैसे उनके शब्दों से कोई गर्माहट पालूं। पर जब फिर भी नींद नहीं आती, मैं दादी के पास जाकर बैठ जाती, उनके पैर दबाती। उनसे उनके ज़माने की बातें सुनकर मेरा मन बहल जाता। कई बार तो उनके पास ही सो जाती। दिन में मम्मी जी को आवाज़ लगाकर बुला लेती थी, पर वे ज़्यादा बोलती नहीं थी। पापा जी की नौकरी थी, ननंद की पढ़ाई की चर्चा मन को व्यस्त कर देती थी, पर वह अक्सर अपनी सहेली के घर चली जाती थी। छोटे देवर भी हॉस्टल चले गए थे। बाहर शोर तो था, पर एक गहरा सन्नाटा भी था, जो हर बार याद दिलाता, तुम नहीं हो। मैं अक्सर छत पर चली जाती, चांद तारों को देखती और मन ही मन से बातें करती। आज क्या खाया होगा, ऑफिस में काम कैसा रहा होगा, क्या तुम भी मुझे मिस करते हो, वैसे ही जैसे मैं करती हूँ। कभी कभी बस यूं ही उनकी आवाज़ के लिए मन तरस उठता। तो दोपहर जब दादी और माँ जी सुस्ता रहे होते, फ़ोन पर बात करती, पर वो ऑफिस का फ़ोन तो ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी। प्यार का सबसे गहरा रंग शायद तब दिखता है जब कोई पास नहीं होता, फिर भी हर सांस में वही समाया रहता है। और मैं बस इंतज़ार करती थी उनकी किसी अगली चिट्ठी का, किसी अगली आवाज़ का, या किसी सपने का, जिसमें वे फिर मुस्कुरा कर कहे, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। उन्हें गए अब 1 महीना हो चला था। दोपहर का खाना तैयार हुआ, हम सब ने मिलकर खाया, और फिर मैं थककर कमरे में चली गई। ना जाने कब आंख लग गई। सांझ को नींद टूटी तो बैठक में किसी की जानी अनजानी सी आवाज़ें थी। कमरे की चौखट के उस पार से हंसी की खनक आ रही थी, कभी जोर से कभी धीमी। मैं चुपचाप पलंग से उठी, पायल की हल्की रुंझुन लिए आंगन में आई और देखने का प्रयास करने लगी कि बैठक में क्या चल रहा है। तभी सपना हंसती खिलखिलाती हुई मेरे पास आई। अरे भाभी आओ, देखो तो कौन आया है।
वह कुछ ऐसे उल्लासित थी जैसे बरसों बाद कोई मेला लग गया हो गांव में। वह मुझे लगभग वहां से खींचती हुई बैठक में ले आई। बैठक में दादी सास और मम्मी जी की पहले से ही बैठी थी। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई नई बात हुई। और फिर मैं देखती ही ठिठक गई। वो आ गए, सचमुच में वो मेरे सामने थे। मैं अपनी खुशी संभालने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने मेरी ओर देखा। मैं एकदम से बुत बनी खड़ी थी, उन्हें देख रही थी। बोलने की कुछ हिम्मत ना हुई। सामने दादी जी और मम्मी जी बैठी थी, इसलिए भी